हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था कि सोनपुर विलेज के जो विलेजर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज से लोन का अरेंजमेंट करते हैं। कोई मनी लेंडर से करता है, कोई बैंक से करता है, कोई सोसाइटी से लेता है, कोई लैंड ऑनर से लेता है। तो आज के इस टॉपिक में हम उन्हीं सोर्स ऑफ क्रेडिट को टू डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करेंगे, मतलब उनकी ग्रुपिंग करेंगे कि मनी लेंडर किस ग्रुप में आता है और बैंक किस ग्रुप में आता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम इस पाई चार्ट को देख लेते हैं कि यह पाई चार्ट क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर जो पाई चार्ट दिखाई दे रहा है वह है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इन 2003। यह पाई चार्ट इंडिया के 2003 में रूरल एरियाज में कौन कौन से ऐसे क्रेडिट के या लोन के सोर्सेस थे उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी लेंडर की। रूरल एरियाज में या विलेजर्स जो विलेज में लोन लेते हैं उसमें 30% लोन वो लेते हैं मनी लेंडर से, 3% लेते हैं ट्रेडर से, 7% लेते हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड से और 7% लेते हैं वह अदर सोर्सेस से, और इसमें 1% जो है वह लेते हैं लैंडलॉर्ड से। जबकि 27% जो विलेजर्स हैं वह लोन लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, और 25% जो रूरल पीपल हैं वह लोन लेते हैं बैंक से। और अगर हम इसमें बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का परसेंट को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 52%। 25 प्लस 27 इक्वल टू 52%। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विलेज में आज भी 52% लोन जो प्रोवाइड किया जाता है वह बैंक और कोऑपरेटिव से किया जाता है, जबकि 48% लोन आज भी विलेजेस में लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के द्वारा ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। और हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल पढ़े से उससे यह प्रूव हो जाता है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा जितने भी सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, चाहे वो मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड है या अदर, ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि ये लोग 60 to 36% पर मंथ के हिसाब से जो है वह इंटरेस्ट ले रहे थे, जबकि कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हार्डली जो है 8.5% जो है वह इंटरेस्ट रेट लेता है। तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस है। अब हम इन दोनों ही जो सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं वह टू ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो जब हम इन सोर्सेस को टू ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देंगे तो वह ग्रुप बनेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या लोन या इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और लोन। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में कौन आएगा? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में आएगा हमारा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में हमारा आएंगे मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंड ऑनर्स और लार्ज फार्मर्स। तो अब हमने क्या किया, हमने जो पाई चार्ट की हेल्प से डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट पढ़े थे उनको हमने यहां पर टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो इन टू ग्रुप्स के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं। या तो आपको लिखना होगा राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो इसमें अगर फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप बैंक और कोऑपरेटिव लिख सकते हैं, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आप मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, लैंड ऑनर्स में से कुछ भी 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की और इन दोनों में डिफरेंस की।
अगर हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो वो भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशन भी और डिफरेंस भी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन की। फॉर्मल सेक्टर लोन कंसिस्ट ऑफ बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स which are supervised by the Reserve Bank of India. फॉर्मल सेक्टर लोन उस लोन को कहते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सुपरवाइज या कंट्रोल होता है, जिसमें हमारे बैंक और कॉपरेटिव्स आते हैं। बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स का जो सुपरविजन है, जो कंट्रोल है कि वह कितना इंटरेस्ट रेट लेंगे और कितना इंटरेस्ट रेट देंगे, ये सब कुछ जो है उसका सुपरविजन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक और कॉपरेटिव्स का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है वह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। जबकि हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर लोन की, इनफॉर्मल सेक्टर लोन कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, लैंड ओनर्स which are not supervised by any organization. फॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करने वाले होते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, लैंड ओनर्स, और इन लोगों का सुपरविजन करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। मींस ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है और यह कितना इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं इसको कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होता है, इनको देखने वाला भी कोई नहीं होता है कि यह बोरोवर से क्या ले रहे हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वह है फॉर्मल सेक्टर लोन गिव लोन ऑन लो इंटरेस्ट रेट, और क्योंकि इनका सुपरविजन करने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो क्या होता है, यह ज्यादातर इस तरीके के जो सोर्स होते हैं वह लो इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन की बात करें, दे यूजुअली गिव लोन्स एट ए हाई इंटरेस्ट रेट विच मीन्स दैट the cost of the loan is very high to the borrower. इनफॉर्मल सेक्टर लोन जो है वह यूजुअली देखने में आता है कि हाई इंटरेस्ट रेट लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोन लेने वाला होता है, जो बोरोवर होता है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा भी जो है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, और एंड में क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। उसको प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो उसने उधार लिया वो पैसा तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट रेट उसके साथ और जुड़ जाता है, और जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। थर्ड जो है वह है यूजुअली द लोन्स रिक्वायर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड सम प्रॉपर्टी टू बी केप्ट एज कोलेट्रल और सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट। थर्ड जो पॉइंट है वह यह है कि फॉर्मल सेक्टर लोन तभी आपको मिलेगा जब आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज होगी जिसे आप एज ए कोलेट्रल रख सकें या गिरवी रख सकें। अब कोलेट्रल क्या होता है ये भी हम अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपको गिरवी रखने के लिए या सिक्योरिटी रखने के लिए या कोलेट्रल के लिए आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सेकंड जो होगा, आपको फॉर्मल सेक्टर लोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर जो है वो बैंक को जमा करने पड़ेंगे, पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से जो है यह क्यों होता है कि अगर मान लीजिए आपने लोन रिपे नहीं किया तो बैंक जो है जो भी कुछ आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आपने गिरवी रखा है, वह उसको बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। ऑन द अदर साइड, usually the informal source do not require extensive documentation for giving against the loan, और जबकि informal source of जो लोन होते हैं वह सोर्सेज जो है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड नहीं करते हैं, और कोलेट्रल भी कभी रखा जाता है कभी नहीं रखा जाता है। बिना कोलेट्रल के भी जो है लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि रामा को जो है उसके लैंड ऑनर ने लोन दे दिया और वह अभी पहला लोन वापस भी नहीं कर पाया था, उसको 5,000 का एक फ्रेश लोन भी दे दिया, जबकि उसके बदले में रामा ने किसी भी तरीके का कोलेट्रल जमा नहीं किया था। आपने इस पूरे टॉपिक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस होते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जो बनता है वह है विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया, एक्सप्लेन। यहां पर आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी बॉडी है जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की एक्टिविटी को क्या करती है, सुपरवाइज करती है। तो यहां पर आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए। पहली बात, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन से होते हैं, जिसमें बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं। सेकंड, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो इनको सुपरवाइज करती है, तो उसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आपको जब पता होंगी तभी आप इसका राइट आंसर लिख पाएंगे। और सेकंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस लिखने हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फंक्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें हम लिखेंगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक्स दैट द बैंक्स एक्चुअली मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह चेक करता है कि बैंक ने मिनिमम कैश बैलेंस रखा है या नहीं रखा है। अब ये मिनिमम कैश बैलेंस क्या होता है, जैसा कि हमने अपने बैंक एक्टिविटी वाले वीडियो में पढ़ा था कि एवरी बैंक को जो है, जो टोटल उसका डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट में से उसको 15% जो है उसे कैश बैलेंस रखना पड़ता है। और वह क्यों रखता है कि अगर बैंक में से हमारे जैसे लोग विड्रॉ करने आते हैं मनी, तो जब भी हम बैंक के पास जाएं, बैंक हमें हमारी मनी जो है वो वापस कर दे। इसकी वजह से बैंक को हमेशा 15% जो है कैश बैलेंस अपने पास रखना पड़ता है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह चेक नहीं करेगा तो बैंक क्या करेंगे, बैंक इतना भी परसेंट नहीं रखेंगे और वह ज्यादा से ज्यादा सभी डिपॉजिट को जो है एज ए लोन बांट देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वो लोन प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक जो है सारा का सारा पैसा जो है वो लोन में प्रोवाइड कर दें, और जब हम पैसा अपना विड्रॉ करने जाए बैंक के पास तो बैंक के पास नहीं होगा। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चेक करता है बैंक का, वह यह देखता है कि सभी बैंक ने 15% जो कैश है वो हर समय उसके बैंक में है या नहीं है। सेकंड फंक्शन जो है वह बैंक देखता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स। सेकेंड फंक्शन जो रिजर्व बैंक का होता है वह ये देखता है कि अदर बैंक जो हैं वह किन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वह बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को लोन दे रहे हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को, या फार्मर्स को, या कल्टीवेटर्स को भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी बैंक हैं वो ऐसे लोगों को लोन देना चाहते हैं जहां पर उनको ये श्योरिटी हो कि उनके लोन की जो रीपेमेंट है वो इजीली हो जाएगी। तो इसीलिए बैंक ऐसे लोगों को लोन देना चाहता है जो पहले से ही पैसे वाले हैं और वह अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो इन लोगों को जो है बैंक इजीली लोन दे देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पैसे वाले हैं ही और ये हमें आराम से जो है इजीली जो हमारा लोन की रीपेमेंट कर देंगे। और अगर वह लोन देते हैं किसी एक स्मॉल फार्मर को या छोटे से बिजनेसमैन को, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। उन्हें बैंक को डर लगता है कि कहीं इनकी क्रॉप फेल हो गई या इनका बिजनेस नहीं चला तो ये लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे और उनका पैसा जो है वो फंस जाएगा। तो इस वजह से बैंक अक्सर यही चाहते हैं कि वो पैसे वाले लोगों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा लोन दे कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल फार्मर्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह चेक करता है कि सभी बैंक जो हैं वह स्मॉल कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने वालों को भी लोन प्रोवाइड करे। थर्ड फंक्शन जो आता है, बैंक हैव टू सबमिट द लैंडिंग इंफॉर्मेशन डिटेल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट द बैंक गिव लोन्स टू ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। थर्ड जो है वह यह होता है कि सभी बैंकों के लिए रूल बना दिया गया है कि वह अपनी लैंडिंग इंफॉर्मेशन जो है
वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे। अब ये लैंडिंग इंफॉर्मेशन क्या हुई? यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह लिखा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक ने किन लोगों को लोन प्रोवाइड करा। रिच फार्मर्स को या रिच इंडस्ट्रीज को लोन ज्यादा दिया, या फिर स्मॉल फार्मर्स को या स्मॉल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड किया गया, या हाउस लोन दिया, या फिर कार लोन दिया, किस वजह से जो है बैंक ने लोन दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वह सभी बैंकों को देनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन सभी बैंक पर कंट्रोल करता है कि वह किसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक में। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 2 सोर्स ऑफ लोन होते हैं, जिसमें हमने फॉर्मल सेक्टर की बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन चार्जेस हाई इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन्स एज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर लोन जो है वह अपने बोरोवर से हाई इंटरेस्ट रेट लेता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके की सुपरवाइज करने की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। उसका वह कितना लोन दे रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट ले रहा है, यह कंट्रोल करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर नहीं होती है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर लोन के जो सोर्सेज हैं वह अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। सेकंड जो है, collateral security is not required to obtain loan from these informal sectors. Informal sector जो लोन प्रोवाइड करता है उसके बदले में वह कोलेट्रल की जो सिक्योरिटी है वह कभी रखता है कभी नहीं रखता है, बिना किसी कोलेट्रल के भी जो है वह लोन प्रोवाइड कर देता है। थर्ड जो है, हाई इंटरेस्ट रेट कुड लीड टू इंक्रीज डेप्ट विद द बोरोवर एंड कैन फॉल देम इनटू अ डेप्ट ट्रैप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर लोन जो है वह हाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा ब्याज लेता है, तो क्या होता है, बोरोवर अक्सर जो है वह अपनी रीपेमेंट जो है वह नहीं कर पाता है, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको हाई इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को ऐड कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जो बोरोवर को पे करना होता है, और उस अमाउंट को जब वह पे नहीं कर पाता है तो वह डेब्ट ट्रैप में या कर्ज के जाल में फंस जाता है। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। थर्ड क्या होता है, ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हैं, कोई दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी और लोन जो है उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो इस वजह से वह चाहकर भी जो है अपना नया कोई बिजनेस या नई कोई शॉप जो है वो नहीं खोल पाते हैं। Still, poor households in urban and rural areas depend upon informal source of their borrowing needs. लेकिन उसके बाद भी यह देखने में आया है कि 48% लोग जो हैं वो आज भी जो लोन है वह इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है, यह देखते हुए भी कि वह हाई इंटरेस्ट रेट लेगा। तो लोगों को इस डेब्ट ट्रैप से बचाने के लिए, नए बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है उसे कम करना पड़ेगा और फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है उनको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिससे लोगों को लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सके और वह अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके और डेब्ट ट्रैप में भी ना फंसे। अब इस टॉपिक में से एक और क्वेश्चन बनता है, वह भी डिस्कस कर लेते हैं। वह क्वेश्चन बनता है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है कैसे, कि अगर लोगों को चीप और अफोर्डेबल
इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वह उन लोगों के लिए डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट होगा। इस बात को हमें जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? Compared to banks and cooperative, most of the informal lenders charges a much higher interest rate of loans. जैसा कि हमें पता है कि अगर हम बैंक और कोऑपरेटिव से लोन ना लेकर अदर सोर्सेस से लोन लेते हैं, ये इनफॉर्मल लेंडर से लोन लेते हैं जिसमें मनी लेंडर या ट्रेडर्स है, तो वह हमसे क्या करेगा? हाई इंटरेस्ट रेट लेगा। और अगर हम हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं तो क्या होगा? Thus, the high cost of borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. So, the people who want to start any business may not to do so because of high cost of borrowing. तो क्या होगा कि जब हम हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेंगे तो क्या होगा? जो लोन लेने वाला है उसको लोन ज्यादा रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट और हाई इंटरेस्ट रेट मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और उसको ज्यादा जो है वह एज ए लोन देना पड़ेगा। और होगा ये कि उसकी इनकम कम होगी और उसको जो लोन वापस करना है वह ज्यादा होगा, और ऐसी कंडीशन में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा जिससे वह अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि यहां पर बोरोवर की इनकम कम हो गई और उसको जो उधार या लोन वापस करना था वह ज्यादा हो गया। वह ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी साथ में देना पड़ा, जिसकी वजह से उसको ज्यादा उधार देना पड़ेगा और उसकी इनकम उतनी होगी नहीं और उसके पास बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, और क्योंकि बचेगा नहीं तो वह नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। फॉर दिस रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। इस वजह से उसको इस प्रॉब्लम से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो ज्यादा जो है लोन देना पड़ेगा, और अगर जो है उसको इस प्रॉब्लम से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से बरोवर जो है लो इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन ले सकेगा। इससे क्या होगा? अब वह उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब उसे ज्यादा अमाउंट जो है वो उधार में वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट और कम इंटरेस्ट रेट की वजह से उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी और उसको उधार कम देना पड़ेगा और वापस उसकी सेविंग बचेगी, और उस सेविंग को वह क्या करेगा? नए बिजनेस में, नए शॉप में या कोई इंडस्ट्री लगाने में वह इन्वेस्ट कर देगा। अब क्या होगा? जब इन्वेस्ट कर देगा तो क्या होगा? दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स। अब क्योंकि अब इस कंडीशन में जब वो बैंक और कोऑपरेटिव से लोन ले रहा है तो उसकी बचत ज्यादा हुई, उसकी सेविंग ज्यादा हुई, और ज्यादा सेविंग से वो क्या करेगा? ज्यादा सेविंग से वह नए नए बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिजनेस स्टार्ट करने से जो है उसकी इनकम बढ़ेगी और साथ में उस बिजनेस को चलाने के लिए अदर लोगों को भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को सस्ते रेटों पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, और वही इनकम जो है वो ऐड होकर कंट्री की इनकम बनेगी। तो जितनी ज्यादा कंट्री की इनकम होगी उतना ज्यादा जो है कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको इस आंसर में लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। थैंक यू सो मच।